देखो बेटा, इसमें जो है क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको पहले मार्क करते चले, अटेम्प्ट करके करना है। इसमें दिया है थिन ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट लाइज हॉरिजॉन्टली। इसकी लेंथ दी हुई है बेटा 100 सेंटीमीटर, इट लाइज हॉरिजॉन्टली मिडिल 0.1 मीटर containing mercury, middle 0.1 मीटर containing mercury, ये हम कह दें 0.1 मीटर। 0.1 मीटर mercury and two ends containing air at standard atmospheric pressure। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है एयर, इसको हम कह दें पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट दोनों एंड पे। If the tube is turned to a vertical position, by what amount will the mercury be displaced? ये दिया कि इसको अगर वर्टिकल पोजीशन में कर दिया जाए तो कितना मरकरी डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब यही अगर हम यहाँ पे कहें, इसको हम ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस कर दें, वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो ये मरकरी जो होगा कितना वर्टिकल से डिस्प्लेस हो जाएगा, किधर जाएगा। अगर वर्टिकल में प्लेस करेंगे तो थोड़ा नीचे नीचे शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल सही बात। और ये पार्ट तो रहेगा 0.1 मीटर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये पी नॉट है, इसका हम कह दें इनिशियल वी नॉट है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये हम कह देंगे पी डैश P1 हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम V1 हो गया। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। सेक्शन 1 इसको हम कहते हैं सेक्शन 1, इसको कहते हैं सेक्शन 2। 1 और 2 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर वी विल कंसीडर इट, टेम्परेचर विल रिमेन। ठीक है। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस अपने आप हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एक बार 1 में हम यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और एक बार इसको हम 2 में कंसीडर करेंगे तो इसको हम मान लेंगे कि शिफ्ट कर गया X से, मरकरी X से शिफ्ट कर गया, तो इसका हम इनिशियल ये वॉल्यूम कह देंगे, इसका एरिया मान देते हैं, लेट एरिया बी ए, एरिया ए, तो इसको हम कह देंगे कि ये हो जाएगी इसकी हाइट 50 प्लस एक्स, एक्स शिफ्ट कर गया, ये सॉरी 50 नहीं होगा, 0.1 मीटर मतलब 45 होगा सर। 10 सेंटीमीटर हुआ ना बेटा, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ, ये 45 हाँ, 45 45 होगा। 45 प्लस एक्स इसको कह देंगे, और इसको कह देंगे 45 माइनस एक्स, यही एक्स की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि पी, अब ये देखो P1, और यहाँ पे हम कह दें कि प्रेशर हो गया, यहाँ पे हम प्रेशर क्या कह देंगे बताओ, P2, और वॉल्यूम क्या कह दिया जाए, V2। अब बताओ P नॉट V नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे P नॉट V नॉट इज इक्वल टू हम लिखेंगे इन सेक्शन 1, इन सेक्शन 1 P नॉट V नॉट, V नॉट को हम कह सकते हैं 45, इसलिए 45 कह रहे 45 हैं, है। 45 इंटू ए। देखो बेटा ये हम P1 V1 अगर हम सेंटीमीटर में इसको लिख रहे हैं इंटू एरिया, जिस भी यूनिट में लिखे वही हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, P1 इंटू 45 प्लस एक्स इंटू एरिया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको 45 सेंटीमीटर में लिखें, इधर से लेफ्ट साइड पे सेंटीमीटर में लिखें, एक्स भी सेंटीमीटर में होगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कोई चेंज नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा। यस सर। यस सर। इन सेक्शन 2 क्या लिखोगे सर P नॉट
into 45A is equal to बिल्कुल सही, 45 A is equal P2 to P2 into 45 45 minus X into into A. A। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो P1 P2 में हम रिलेशन बता सकते हैं। ये क्या है, मरकरी। यहाँ पे प्रेशर P1 है इस पॉइंट पे, देखो इस पूरे में, यहाँ पे P1 पूरे में बेटा प्रेशर P1 है, तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं P1 है। और यहाँ पे पूरे में P2 है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है। तो P1 P2 में रिलेशन लिख सकते हैं P1 प्लस ये मरकरी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सिंस P2 कैन बी रिटन एज, फ्लूइड में पड़ा होगा लिक्विड में, P1 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी G इंटू H हम क्या कह देंगे, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, और G को ले लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ P2 इज इक्वल टू P1 में रिलेशन आ गया, मरकरी का होगा 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 0.1। तो ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब बेटा यहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों से हम P2 P1 की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड ये दोनों का सेम है, तो P1 आ गया, P1 इंटू लिखेंगे 45 प्लस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू, स्पेशली पहले हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे P2 इंटू 45 माइनस एक्स इंटू ए कैंसिल हो गया, और P1 P2 यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, क्या लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सर X की वैल्यू पूछिए, P2 की जगह हम P1 प्लस हाँ। तो यहाँ पे हमें देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको हम कहते हैं थर्ड और सेकंड से P1 P2 की वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, क्या लिख सकते हैं बेटा, सर वो 0.1 की जगह 10 लेंगे ना, क्योंकि 45 सेंटीमीटर में है P2 में जो हमने मरकरी का वो लिया है हाइट जो ली है। ये तो बेटा वॉल्यूम लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा है ना बेटा। सर ये नहीं, P2 में जो ऊपर वाला जो है थर्ड इक्वेशन में, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ P2 लिखा है, प्रेशर लिखा है, और ये P1 प्लस, तो ये हम प्रेशर को किसी भी यूनिट में रखें तो दोनों साइड पे रहेगा ना, हाँ किसी सर भी वो यूनिट में ठीक है। रखो। उसके बाद जो वो मरकरी की वैल्यू डाली है उसमें हमने 0.1 मीटर लिया है ना, वहां तो हाँ बेटा, सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ क्यों सेंटीमीटर होगा बेटा, अगर हम P1 क्योंकि को SI, 45 तो सेंटीमीटर में है ना, ये तो बेटा उससे 40, हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे अगर करने में चाहेंगे। ये बेटा प्रेशर लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रेशर लिख रहे हैं, P2 इज इक्वल टू P1 मान लो है 2 एटमॉस्फेरिक या 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 सपोज, तो P1 प्लस ये हम SI यूनिट में रख रहे हैं, ये क्वांटिटी देखो 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 0.1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर भी P2 भी किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा ना बेटा। यस सर। तो P2 SI यूनिट में आएगा, P1 SI यूनिट में रखेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम जो हम लिख रहे हैं वहां 45 प्लस एक्स इंटू ए लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो वो भी सेंटीमीटर करें या 100 से डिवाइड करें, मीटर में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। समझ में आया। हाँ हाँ तो अब बताओ थर्ड क्योंकि और वो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे 100 दोनों हो तरफ से। जाएगा, इसको भी 100 से डिवाइड करें तो वो भी SI यूनिट में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, लेकिन कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ कैसे लिखा जाए एक्स की वैल्यू, हमारे पास 3 इक्वेशन है, बोलो कैसे कैलकुलेट किया जाए बेटा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाएगा। P1 P2 के बारे में कुछ कहा गया है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, इट लाइज हॉरिजॉन्टली द सर मिडिल। P नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो 76 P नॉट दिया हुआ 76 सेंटीमीटर ऑफ HG है, तो इसको चाहे हम P2 लिख सकते हैं 0.76 मीटर इंटू 13.6 इंटू
10 to the power 3 into 9.8 plus 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8 into 0.1, तो P2 आ गया। और P1 जो होगा, P1 की वैल्यू है 0.76 into 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8। ये P1 P2 दिया है ना बेटा। थर्ड में वैल्यू रख सकते हैं, देखो थर्ड में, फ्रॉम थर्ड में P1 और P2 की वैल्यू रखेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। लेकिन एक चीज और देखो यहाँ पे, ये बात समझ में आया बेटा सबको? सब P1 P2 की वैल्यू कैसे आई? P P1 नॉट की वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर ये कैसे? P नॉट कितना दिया हुआ है? 76 दिया हुआ है P नॉट। P नॉट दिया हुआ 76 सेंटीमीटर। यहाँ से आया बेटा, फर्स्ट और सेकंड से आया, इसको कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड से आया। ध्यान देना, देखो हमारे पास P नॉट दिया हुआ है ना। यस सर। P नॉट दिया हुआ है तो यहाँ से P1 आया, P नॉट दिया हुआ तो यहाँ से P2 आया कि नहीं? हाँ सर। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड देखो, थर्ड में हम P1 P2 की वैल्यू रख सकते हैं ना, P नॉट के टर्म में बेटा। यस सर। इसको देखो, या तो हम जैसे P नॉट हमें दिया हुआ है, P नॉट दिया है 0.76, ध्यान देना, इंटू रो GH, CH हो गया, रो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.8, ये P नॉट हो गया, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? यस सर। P नॉट दिया है तो P1 लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट P1 लिख सकते हैं। P नॉट A कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, 45/45 प्लस X, और P नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। P2 क्या लिख दोगे बोलो? P नॉट P नॉट 45/45 माइनस X। अब ये P1 और P2 की वैल्यू हम थर्ड में रख सकते हैं। P1 and P2 can be placed in इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? X की वैल्यू आ जाएगी ना। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, इसको और आसानी से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? P नॉट की वैल्यू जो है, देखो ध्यान से, P नॉट दिया 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, P नॉट 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। P1 P2 में अगर हमें रिलेशन लिखना है तो P1 की वैल्यू देखो, P1 तो हम P2 में लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो एक बार, यहाँ पे बेटा P1 है, यह है P2। P1 अगर हम कह दें कि लेंथ में इसका मालूम है, मान लो 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सपोज, और P2 को अगर हमें लिखना है कि मरकरी का हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो हम लिख सकते हैं P2 कैन बी रिटन एज P1 प्लस 10। ये कैसे लिख सकते हैं? अगर P1 को हम लेंथ में लिखते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो यस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसका मतलब जो भी P1 की वैल्यू होगी इन मरकरी में, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ मरकरी, उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो P2 आ जाएगा ना बेटा। यस सर। ये समझ यस पा रहे हो सर। सब लोग? यहाँ से डाउनवर्ड जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो P2 जो होगा, हम P2 और P1 में रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे P1 P2
लेंथ ऑफ मरकरी के बराबर होगा। ऐसे भी रिलेशन लिख सकते हैं। ये समझ में आया बेटा? अब यहां से ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस अगर यस कहा सर। अगर कहा जाता कि P1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो हम P2 कहते 60 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा। लेंथ में बात कर रहे हैं ना बेटा? यस सर। और 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कहा जा रहा है, इसका मतलब 50 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 कहेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर बेटा? अब इसको लिख दो थर्ड। ये थर्ड लिख दोगे तो फर्स्ट और सेकंड को देख लो। फर्स्ट और सेकंड से P1 लिख सकते हो 45 P0 बाई 45 प्लस एक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो कितना आसान हो गया, मतलब कैलकुलेशन आसान हो गया। तो P1 कहोगे देखो यहाँ से P0 45 P0 अपॉन बोलो 45 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, यस sir. सर। P2 क्या कह दोगे 45 P0 अपॉन 45 माइनस एक्स। क्लियर बेटा? यस सर। इसको थर्ड। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम वैल्यू रख दें। P1 की वैल्यू रख दें इन थर्ड। तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। 45 P0 अपॉन 45 माइनस एक्स P2 इज इक्वल टू P1 45 P0 अपॉन 45 प्लस एक्स प्लस 10। P0 क्या रखोगे बोलो? P0 की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? 76. 76। वेरी गुड सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यहाँ P0 को रखना है 76। तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही तो लिखेंगे ना बेटा। यहाँ से आ जाएगा यस सर। 2.85 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेना। क्लियर बिल्कुल? सर किया था वो सॉल्व नहीं हुआ सर। करके आंसर दिखाओ। नहीं आया था। यही किया था। हाँ सर यही स्टेप्स किए थे। अब शायद कुछ एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गई। देख लेना। ये क्वेश्चन बन गया तो फिर यही आएगा। ओके। हाँ ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट दूसरा हुआ था दूसरा कौन सा था बेटा? सर यही दोनों क्वेश्चन। 7th तो अभी नहीं खैर करना है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी बताएंगे तब करना। 6 देखो नैरो सिलेंडर ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कर लिया था सबने? अटेम्प्ट तो किया होगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखो इसमें दिया है 6। A narrow cylindrical tube 80 centimeter long and open at both ends, half immersed in mercury। तो जो पहले दिया है यहाँ पे वो हम सीधा बना लेते हैं। हाफ इमर्स्ड इन मरकरी। इसका दिया है 80 सेंटीमीटर लेंथ है तो 40 सेंटीमीटर इनसाइड है, 40 सेंटीमीटर आउटसाइड है। फोर्टी सेंटीमीटर ये दिया है। ये नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ एंड इज हाफ इमर्स्ड इन मरकरी, देन टॉप ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड एंड इट इज टेकन। अब इसको बेटा क्लोज कर दिया गया। क्लोज कर दिया गया कि मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे प्रेशर कितना है बेटा? प्रेशर कितना है जब अपर एंड को हम क्लोज कर रहे हैं?
P naught. इसको क्लोज कर दिया गया, क्वेश्चन में दिया इट हैज बीन क्लोज, तो हाफ पार्ट से मरकरी में इसको क्लोज कर दिया, दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे प्रेशर कितना लिखेंगे? P naught. पी नॉट, वही एयर था, हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब कहा गया है इसमें then the top of tube is closed and it is taken out of mercury। अब इसको पूरा मरकरी से बाहर ले लिया गया, मरकरी से इसको बाहर निकाल दिया गया पूरा, और टॉप एंड यहाँ पे दिया है इट इज क्लोज्ड। अब क्वेश्चन में दिया है top end of the closed and the taken out of mercury, the column of mercury 22 centimeter long then remain in tube। तो टोटल 80 था, 22 सेंटीमीटर अभी भी मरकरी ट्यूब में रह गया, 22 सेंटीमीटर। ओके बेटा, Yes sir. इसका मतलब कि कितना अभी यहाँ पे, अब P की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको कह दिया जाए P डैश। ये लेंथ कितना हो गया है? 80 माइनस 22, 58. 58 सेंटीमीटर लेंथ ये एयर करेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? Decrease. डिक्रीज किया, बिल्कुल सही। और ये यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? इसका मतलब ये प्रोसेस जो लेंगे, इससे प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। we will take temperature is constant। अब यहाँ पे दिया है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा गया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर जो प्रेशर होगा वही तो एटमॉस्फेरिक होगा। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे इसको स्टेट 1 और एक स्टेट 2 ये हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे आइसोथर्मल का। क्या कहेंगे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इसका वॉल्यूम क्या कहोगे? 40 सेंटीमीटर। देखो बेटा 40 सेंटीमीटर, लेट एरिया बी ए, एरिया इज ए, 40 इंटू ए, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रहे हैं। कैंसिल आउट होगा, 100 से डिवाइड करें तो राइट साइड भी वही बात हो जाएगी ना बेटा। यहाँ Yes. कहोगे पी डैश, यस सर। पी डैश इंटू इसका वॉल्यूम कहोगे 58 इंटू ए। अब इन सेंटीमीटर दोनों साइड लिखें तो कोई चेंज नहीं होगा, और पी डैश को जिस यूनिट में रखें उसी यूनिट में पी नॉट को रखना होगा। क्लियर बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन में पूछा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। पी डैश क्या है बोलो? पी डैश के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, ये दिया है, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे पी नॉट ओपन टू बोथ एंड, तो इमर्ज हुआ, इसका मतलब पी नॉट को क्या कह सकते हो बेटा? पी नॉट इज 76 सेंटीमीटर। पी डैश हमें लिखना, पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यही तो अननोन है ना बेटा। Yes sir. यस सर। तो हम पी डैश को पी नॉट के टर्म में लिखें। देखो ध्यान से, यहाँ पे पी डैश है, ये पॉइंट पे पी डैश हो गया प्रेशर, पी डैश प्लस क्या लिख सकते हो? रो जी। यहाँ पे हम कहें पी डैश, अगर हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की बात करें, पी डैश इज, कोई भी अगर हम यहाँ पे पी डैश कहें, सपोज कि 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो पी नॉट को देखो यहाँ लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, सिंस पी डैश प्लस ये मरकरी है ना बेटा, यस सर। 22 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो पी डैश भी लेंथ ऑफ मरकरी में होगा, उसको हम क्या कह देंगे? पी नॉट या पी एटमॉस्फेरिक। दिस पी नॉट विल बी आल्सो इन लेंथ ऑफ मरकरी। क्लियर बिल्कुल। Yes sir. सर ये पी नॉट कहाँ है? जब दूसरे जब बेटा इसको बाहर निकाल दिया गया, जब इसको बाहर निकाल दिया गया ऊपर क्लोज करके, तो इसके नीचे साइड यहाँ तक ट्यूब में मरकरी रहा, जो एक ग्रीन से दिखा रहे हैं, इसके बाहर फिर हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिट होगा। हाँ सर ठीक है। पी डैश प्लस जो इसका यहाँ पे हम कहें 22 सेंटीमीटर लेंथ के टर्म में लिख रहे हैं,
that will be equal to P naught. Clear बेटा? Yes, sir. तो क्या लिख दोगे अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड से बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा बोलो? P naught इंटू 40A, P naught इंटू 40A, A तो कैंसिल हो गया ना बेटा? यस सर। P naught इंटू 40 इज इक्वल टू P डैश, P डैश लिख सकते हो P naught माइनस 22 इंटू 58, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 70.88. कितना आएगा? 70.88. 70.88। ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आया, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर अच्छे से? कुछ किसी Yes. कहीं डाउट? बोलो बेटा। अनन्या, भाव, दिव्यम, राशि, बोलो बेटा। नो डाउट। क्लियर यहाँ तक की बात? यस। चलिए बाकी हम आगे प्रोसीड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग बात कर रहे थे उसी में थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Yes. तो एक बात देखा होगा कि जैसे स्पेसिफिक कैलोरीमेट्री में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन की गई थी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हम लोगों ने डिफाइन किया था बेटा? सॉलिड के लिए जैसे वाटर कहें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर यूनिट मास, उसको हमने क्या कहा था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। या हम कहें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर यूनिट मास ऑफ आइस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में कितना हीट चाहिए होता है? 0.5 कैलोरी। मालूम है ना बेटा ये सबको? Yes, sir. बोलो बेटा सब लोग। साक्षी, मालूम है या नहीं बेटा? बोलो। यस सर। अनन्या, अंजलि, भाव, दिव्यम, Yes. सबको पता होगा बेटा? यस सर। हाँ, तो जैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी 1 कैलोरी। 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी 0.5 कैलोरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। तो ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस जब हम बात करेंगे तो वहां पे बेटा सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम कहें फॉर गैसेस तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फॉर गैसेस। देखो दोनों में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस, तो गैसेस में जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं तो एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर अलग अलग होता है। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर अलग अलग होता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम बोथ विल बी सेम, नियरली सेम। इसलिए हम जब सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर की बात अलग अलग नहीं करते। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लो। ये हम गैसेस की अब बात करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at a constant volume and at constant pressure are nearly same. For gases it's different.
इट्स डिफरेंट। इसलिए हम जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं बेटा गैसेस के लिए, तो हम अलग से डिफाइन करते हैं। फॉर गैसेस पहला कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर गैसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम CV से डिनोट करते हैं, स्मॉल CV से डिनोट करते हैं, और ये हम इसको रीड करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase 1 mole gas or 1 degree rise at a constant volume is known as specific heat capacity at a constant volume जिसको हम डिनोट करते हैं CV से। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे किसी कांस्टेंट वॉल्यूम किसी क्लोज चैम्बर में गैस है और इसको हमने हीट प्रोवाइड किया, चैम्बर में गैस से इसको हीट प्रोवाइड किया जाए, और इसमें अगर हम कह दें यहाँ पे N मोल गैस है, गैसेस के लिए एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट, बट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड इट विल बी सेम। दैट्स व्हाई उसके लिए हम अलग से डिफाइन नहीं करते हैं। N मोल अगर गैस है, इसका टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा थीटा या डी थीटा से टेम्परेचर राइज हुआ, तो इसको हीट दिया गया, सपोज इसको हीट सप्लाई किया गया DQ, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या कहोगे बताओ? DQ अमाउंट हीट दिया गया N मोल राइज के लिए, N मोल गैस का 1 मोल के लिए डिवाइडेड बाई N हो गया, और डी थीटा टेम्परेचर राइज हुआ तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इसको कहेंगे CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। या इसी को लिख सकते हो DQ इज इक्वल टू NCV DT या NCV D थीटा, और कहीं कहीं पे डी थीटा को लिख सकते हैं DT, टेम्परेचर राइज। ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। तो DQ जो रहेगा वो होगा NCV DT या D थीटा, ये लिख देंगे एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर क्या कहोगे, बोलो क्या चेंज हो जाएगा? तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम नहीं चेंज हो जाएगा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। वही वॉल्यूम की जगह पे क्या हो जाएगा? हाँ, वॉल्यूम की जगह प्रेशर हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये गैसेस के लिए डिफाइन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहेंगे CP। तो अब वही बात हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम कहें प्रेशर कांस्टेंट है और इसको DQ अमाउंट हीट दिया गया, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक वेजल है, क्लोज्ड वेजल, और यहाँ पे इसको हमने कोई एक लाइट पिस्टन लगा दिया गया, लाइट पिस्टन, इसके अंदर गैस है, मूवेबल है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो जो भी प्रेशर है इसके अंदर, बाहर का जो प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है वही अंदर का भी प्रेशर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। और इसको हम कहें अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा कि ये मूव करेगा बेटा, मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना। यस सर। तो ये क्या होगा कि स्लोली इंक्रीज करेगा, इधर जाएगा, इसका मतलब होगा प्रेशर क्या कहेंगे, कांस्टेंट, इट इज मूवेबल पिस्टन। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन मूव करेगा, अपवर्ड जा रहा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज तभी होगा
जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इंक्रीज तब करेगा जब पिस्टन मूव करेगा ना। समझ में आ रही बात? इसको हम कहेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर, दिस प्रोसेस विल बी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी को कह सकते हैं कि अगर डीक्यू अमाउंट हीट दिया जाए, एन मोल गैस है, एन मोल गैस है और इसका टेम्परेचर राइज डी थीटा है, तो हम कहेंगे Cp इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन एन डी थीटा, एन डी थीटा। यहाँ पे हम कहेंगे डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी थीटा, या डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। डी थीटा कैन बी रिटन एज डी टी। तो बेसिकली क्या हो गया, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड लिक्विड के लिए एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। समझ में आ रही बात बेटा? अब मेन आते हैं, बोलो। यस क्लियर है यहाँ तक का सब कुछ? यस सर। अब मेन हम आते हैं कुछ थ्योरी पार्ट पे, जिससे कि आगे क्वेश्चन वगैरह किया जाए। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोलो बेटा। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ये मेनली 3 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का होता है? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो सराउंडिंग से दोनों हो जाए। समझ पा रहे हो बेटा? यस जिसमें हम कहें थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ओपन सिस्टम जिसमें हम कहें कि ओपन सिस्टम मतलब हो गया कि अगर किसी वेसल में कोई भी मैटर है, गैस है, इसको हीट प्रोवाइड किया जाए तो जिसका एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर मतलब सब्सटेंस, गैस का भी सराउंडिंग से एक्सचेंज हो, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ऐसे लिख दे रहे हो। मैटर एंड एनर्जी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आगे काम देती है। दूसरा बेटा हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, क्लोज कर दिया गया, ये हमारा क्लोज सिस्टम है। इसके अंदर मैटर है गैस, इसको हीट प्रोवाइड करें तो केवल सराउंडिंग से क्या चेंज हो बेटा? एनर्जी एनर्जी, एनर्जी, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या कहते हैं? No exchange of नो energy. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम, ये वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में। तो नो एक्सचेंज मतलब ना, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नो एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग। तो छोटी छोटी बातें मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, जीरोथ लॉ क्या होता है? एक होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नाम मालूम रहना चाहिए, सब पता। थर्मोडायनेमिक्स नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है, ऐसा तो लग रहा कुछ है नहीं। अगर ए और बी कोई, जिसको जीरोथ लॉ कहते हैं, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है कुछ नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए। बी और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन if A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and C will be in thermal equilibrium. Okay? ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा। Yes, sir. मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है?
अगर किसी भी इनक्लोज्ड वेसल में कोई गैस है, उसको अगर हम कोई हीट प्रोवाइड करते हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड किया जाए, तो क्या होता है कि उसका स्टेट चेंज होता है। स्टेट वेरिएबल किसको कहते हैं मालूम है? नो सर। देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशन है, कुछ है नहीं, आसान है, लेकिन देख लो। जैसे क्या है बेटा कि अगर मान लो कि कोई एक वेजल है, इसके अंदर हमारा कहें हम गैस, इसका कुछ इनिशियल स्टेट है पी नॉट वी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, और यहाँ पे एक पिस्टन है। तो पिस्टन के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई मास है, एम मास ऐसे प्लेस है, और ये इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर इसका एरिया ए है, देखो तो क्या, इसको हम इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पी नॉट को हम पी नॉट मतलब ये एटमॉस्फेरिक नहीं कह रहे हैं, पी वन कह दिया जाए, कोई बात नहीं। इसको हम कह रहे हैं पी वन वी वन टेम्परेचर टी वन। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे कि ये एक फोर्स लगा रहा है पी वन इंटू ए, और इसका मास अगर एम है, एक तो बेटा पी नॉट ए लग रहा होगा ना, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके कारण एक फोर्स लग रहा है, और एक इसका वेट लग रहा है, mg भी लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे, P1A इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस स्मॉल mg, या P1 कहेंगे तो पी नॉट प्लस mg बाई ए, ऐसे लिखते हैं ना बेटा? Yes, sir. बोलो। यस सर। हाँ, तो जैसे अब क्या हुआ कि इसको अगर हमें चेंज करना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और इसी को अगर हम यहाँ से इसका स्टेट चेंज करें, स्टेट चेंज करेंगे मतलब हम ये कह रहे हैं कि वही वेजल है, वही गैस प्लेस है, लेकिन इनका हम कुछ चेंज करें, वेदर। अब ये चेंज कुछ भी चेंज कैसे होगा, अब देखो, या तो इसका वॉल्यूम कम कर दें, कंप्रेस्ड कर दें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका प्रेशर हो गया कुछ P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। तो हम यहाँ पे अब इसका यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दिए, इसका मतलब हो सकता है कि हम इस पे एक, जैसे मास स्मॉल एम प्लेस्ड है, स्मॉल एम, इसके ऊपर एक और मास हमने एम डैश प्लेस कर दिया, तो कुछ हमने इंक्रीज कर दिया प्रेशर, मतलब बाई एनी मीन, या इसका वॉल्यूम, उसके बाद फिर हम हीट प्रोवाइड करें, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया। तो बेसिकली P1 V1 T1 से P2 V2 T2 अपने आप तो इसका चेंज नहीं होगा ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, कुछ हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी लेना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू डू समथिंग, तभी तो ये P1 V1 T1 से चेंज होगा। तो पी प्रेशर जो हम यहाँ P1 V1 T1 इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। इसको जब चेंज करते हैं तो बाई एनी मीन हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा का मतलब या तो हम वर्क करें, मतलब गैस पर वर्क करें, या गैस वर्क हमारे पे, या गैस वर्क करे सराउंडिंग पे, या हम उसको हीट प्रोवाइड करें, या हीट मतलब एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम हीट प्रोवाइड करें सिस्टम को, या सिस्टम से हीट हम वापस लें। कुछ हम चेंज करेंगे, कुछ उस पर वर्क करेंगे, कुछ करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट लेना पड़ेगा, तभी इसका स्टेट चेंज होगा। तो पी जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक की बात? Yes, sir. फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अब एक बात देखो, जो केमिस्ट्री में लोग कंफ्यूज रहते हो, यहाँ पे अगर हम मान लो कि हीट सप्लाई करेंगे टू द सिस्टम, ध्यान देना, जो केमिस्ट्री में कहते हैं उल्टा है, उल्टा 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 कुछ नहीं, सब एक ही होता है, देखो ध्यान। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे कि अगर हीट DQ सप्लाई किया गया, DQ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, तो हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं फिजिक्स में, हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम क्या कहते हैं?
हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव कहे। हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। केमिस्ट्री में क्या लेते हो? अगर हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को तो क्या कंसीडर करते हो बेटा? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सर पॉजिटिव ही कहते हैं। पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन बाई गैस, अगर वर्क एक्सपेंड कर रहा है, वर्क जैसे अगर हम कहें कि गैस है किसी क्लोज्ड वेजल में, गैस है, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका यूज पड़ेगा, इसलिए चाहे छोटी चीज हो बड़ी, मैं सब बता दे रहा हूँ, ध्यान देना सब। जैसे इसको हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा? अगर ये हम कहें कि ये मूवेबल पिस्टन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो वर्क कौन करेगा? यस। गैस वर्क करेगा। पिस्टन मूव करके कहीं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया तो इसका मतलब कि वर्क गैस ने वर्क किया। तो इफ डी डब्ल्यू इज वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस क्या लेते हो? नेगेटिव। वर्क डन बाई गैस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस क्या लेंगे हम यहाँ पे फिजिक्स में? पॉजिटिव। वर्क डन बाई गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस वी विल टेक नेगेटिव। वर्क डन ऑन गैस will be taken as negative। केमिस्ट्री में क्या मानते हो? वर्क डन बाई गैस क्या लेते हो? Negative. नेगेटिव लेते हैं उसमें। नेगेटिव लेते हैं। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या लेते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क डन बाई जो गैस होगा, वर्क डन बाई गैस वी विल कंसीडर इट पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस वी विल टेक इट नेगेटिव। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को जो हीट सप्लाई करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अगर हीट दिया गया तो दैट विल बी पॉजिटिव। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस विल बी पॉजिटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम जो कंसीडर करेंगे वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव। तो क्या होता है कि अगर हम कहीं पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट कि अगर हीट सप्लाई किया गया डीक्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो दैट हैज बीन, ये जो हीट हमने सप्लाई किया डीक्यू हीट दिया, किसको हीट दिया? सिस्टम। सिस्टम को। तो सिस्टम ने क्या किया? एक तो ये एक्सपैंड करेगा, तो जो गैस होगा वो एक्सपैंड करेगा, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करेगा। दैट हैज बीन एक्सपेंडेड इन टू वे। एक तो वर्क किया, वर्क डी डब्ल्यू इज वर्क डन बाई गैस, प्लस इसका कुछ टेम्परेचर गैस का इंक्रीज होगा, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज गिवन बाई, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। dq is heat supplied to the system, dw is work done by gas, du is increase in internal energy of gas। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? यस सर। तो dq heat supply to the system will be positive, work done by gas will be positive, increase in internal energy will be positive। this is first law of thermodynamics। अब एक बात देखो, अगर हम कहें वर्क डन बाई गैस क्या होगा? वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, जैसे हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसमें एक है पिस्टन, और इसके अंदर है हमारा गैस, इसको हीट सप्लाई किया जा रहा है स्लोली, और ये क्या कर रहा है? स्लोली मूव कर रहा है। इसका एरिया, इसके अंदर का प्रेशर हम कह दें P,
और ए हमने कह दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है P इंटू ए, ये फोर्स लगा रहा है ड्यू टू प्रेशर, और ये अगर इलांगेट, ये एक्सटेंड हो गया, वर्क डन बाई गैस की बात कर रहे हैं, P नॉट ए भी लग रहा होगा, ये अगर एक्सटेंड कर गया स्लाइटली, हम कह दें कि स्मॉल अमाउंट ये इंक्रीज करके इधर कहीं पे यहाँ कहीं पहुंच गया, इसको हीट दे रहे हैं, स्लोली ये मूव कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ पे dx, अगर हम कहें dx इंक्रीज कर गया, तो वर्क डन बाई गैस क्या कहोगे, dw इज इक्वल टू p इंटू एरिया, ये हो गया फोर्स, समझ पा रहे हो बेटा, p प्रेशर ऑफ गैस, और हम कह रहे हैं कि dx अमाउंट के लिए प्रेशर को क्या मान ले रहे हैं, कांस्टेंट, स्मॉल मूवमेंट के लिए, फोर्स क्या कहोगे, p इंटू ए, बोलो बेटा, Yes, sir. क्या होगा, यहाँ पे हम एज्यूमशन कंसीडर कर रहे हैं, फॉर स्मॉल dx वी आर कंसीडरिंग प्रेशर और p, वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ, p is constant, for small dx we are considering p is taken as constant, तो a dx को क्या कह देंगे बेटा, a dx जो है दैट इज dv, तो ड्यू टू प्रेशर जो हम कहेंगे वर्क डन dw होगा, दैट इज इक्वल टू p इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम, और टोटल अगर हमें लिखना पड़ा, अगर हम यहाँ पे कह दिए dw वर्क डन हो गया, इफ p is constant, सपोज प्रेशर कांस्टेंट है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लिखेंगे P dv, P को बाहर ले लिया जाए, कांस्टेंट है, V इनिशियल V फाइनल 0 टू W, तो टोटल वर्क डन कह देंगे P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। कब कह सकते हैं बेटा ये, जब P कांस्टेंट है। when P is constant, अगर let P is function of V, P is वेरिएबल, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो P एज ए फंक्शन ऑफ V लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, P किसी टर्म में चेंज हो रहा है तो एक आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास रहेगी ना बेटा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, एक तो ये हमारे पास रहेगा, दूसरा P टेम्परेचर के टर्म में चेंज हो रहा है तो दिया होगा P इज इक्वल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, तो T को फिर हम यहाँ पे सपोज P अगर कहा जाए P इज सम C इंटू T, इस तरह से वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड से देखो फर्स्ट और सेकंड को T को एलिमिनेट करके P को एज ए फंक्शन ऑफ V लिख सकते हैं ना बेटा, यस सर। तो हम यहाँ पे कह देंगे dw इज इक्वल टू P एज ए फंक्शन ऑफ V, P dv लिखेंगे, और P को कह देंगे एज ए फंक्शन ऑफ V dv, और फिर हम टोटल वर्क डन, अगर वेरिएबल रहेगा तो कह देंगे V इनिशियल V फाइनल, और यहाँ पे कहेंगे FV dv, और टोटल वर्क डन को 0 टू W, तो W विल बिकम, यहाँ पे हम कह देंगे V इनिशियल से V फाइनल फंक्शन V dv, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग आंसर। मतलब ये कहने का है कि अगर वेरिएबल रहा तो इस तरीके से, अगर प्रेशर वेरिएबल रहा तो उसको V के फंक्शन में लिख करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल कैलकुलेट वर्क डन। ओके, ठीक है बेटा, यस। अब देखो एक होता है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये तुम लोगों के स्कूल के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू dw प्लस du, होता है ना बेटा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ यस सर। थर्मोडायनेमिक्स। देखो अब यहाँ पे हम लिख दिए dw dq को क्या कह सकते हैं, dq को लिख सकते हैं, और du क्या लिख सकते हैं, du इज
NCV/dt, मतलब ये हो गया कि अगर बेटा कहीं पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्लोज चैम्बर है और इसको हम हीट प्रोवाइड करें, समझते चलो, इसको अगर क्लोज चैम्बर है, इसका वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, V चेंज ही नहीं हो रहा, हीट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हीट प्रोवाइड करोगे क्या होगा, total heat has been transferred to the gas particle such that its temperature will increase only, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस विल बी जीरो। तो हम क्या कहेंगे, कैट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हमने हीट प्रोवाइड किया, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अगर क्लोज चैम्बर है, इसका वॉल्यूम हम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो जो भी हीट देंगे, जो वो गैस चैम्बर के अंदर गैस है, जितना भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएगा, गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएगा, दैट मींस इट्स इंटरनल एनर्जी हैज बीन इंक्रीज। तो हम कहते हैं कि अगर n मोल गैस है, n मोल गैस है सपोज चैम्बर में, और राइज इन टेम्परेचर dt है, तो हम क्या कह सकते हैं, dq कैन बी रिटन एज NCV dt, दैट विल बी इक्वल टू du, ये लिख सकते हो बेटा, dq डैश कह दिया जाए, यस सर। dq डैश कह दिया जाए, इसका मतलब जो भी हीट सप्लाई किया गया, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड इन इंटरनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए हैं। अब du इज इक्वल टू NCV dt, ये लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं तो वर्क डन तो जीरो रहा, जो भी अमाउंट हीट दिया गया सबका सब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो गया। अब अगर हम कहें कि इसका यही चैम्बर है और जिसमें इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट पिस्टन हमने प्लेस कर रखा है ये मूवेबल है, इसके अंदर गैस पार्टिकल है, इसको हीट प्रोवाइड करें तो हम कहेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर ये चैम्बर मूव करेगा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, बेटा ध्यान देना, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क करेगा, लेकिन ये गैस पार्टिकल का कुछ न कुछ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, ये गैस यस पार्टिकल सर। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वर्क भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम कहते हैं क्या हो जाएगा, जो भी हीट प्रोवाइड किया गया वो क्या करेगा, बोलो, सर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और ये पिस्टन अगर मूवेबल है, यहाँ पे हम कहें कि तो टेम्परेचर सर मतलब वॉल्यूम वर्क, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर वर्क इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब जो यहाँ पे DQ जो हीट दे रहे हैं वो दो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एट ए यस कांस्टेंट सर। प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या पढ़ा था, amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius, amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius for 1 mole gas at a constant pressure। अब मुझे बताओ, इसका अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp है तो हम dq और Cp में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस n है, राइज इन टेम्परेचर हम कह रहे हैं dt है, सर अकॉर्डिंग टू वो dq इज इक्वल टू NCP dt। dq इज इक्वल टू NCP dt, ये लिख सकते हो बेटा, बोलो, Yes, sir. सबके समझ में आ रहा है या किसी को कहीं कुछ डाउट है, भावुक, दिव्यम, अंजलि, अनन्या, बेटा बोलो, सब लोग बोलो, कहीं पे भी किसी कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं पता लगा हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. तो dq क्या लिखोगे, NCP dt। अब एक बात देखो, ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सिंस dq इज इक्वल टू dw प्लस du। अब dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, dq की जगह क्या लिख सकते हैं, NCP dt। क्यों लिखा गया NCP dt, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius for 1 mole gas।
इसका मतलब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब कि वो वर्क भी कर रहा है, तो वो हीट हो गया एनसीपी डीटी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एनसीपी डीटी कैन बी रिटन एज डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू क्या कह दोगे? पीडीवी। अभी लिखा था ना बेटा, डीवी चेंज के लिए पी को कांस्टेंट मान लिया, डीयू को लिखोगे एनसीवी डीटी, इसको कह दिया सेकेंड, या इसको कह दिया जाए थर्ड। सिंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, लिख सकते हैं? यस सर। PV is equal to nRT। तो हम इसको, अगर हम यहाँ पे PdV लिखना चाह रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, और इधर देखो थर्ड से dt टर्म है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू T। क्या लिख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू डी डी डिफरेंशिएटिंग with respect to T। तो P स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, dV फॉर स्मॉल चेंज dV, P we are taking P is constant, we are considering P constant, तो P dV by dt, since PV is equal to nRT, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, nR डिफरेंशिएशन ऑफ P with respect to T, तो P dV by dt is equal to nR। तो P dV लिख सकते हैं, P dV can be written as nR dt। दिस इज फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ये तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। NCP dt इज इक्वल टू PdV, और इनके स्कूल के एग्जाम भी जिसका होगा, मतलब बोर्ड में तो कहाँ ये आएगा 11th का, स्कूल एग्जाम 11th वालों का, NCP dt इज इक्वल टू PdV लिख सकते हो, nR dt इज इक्वल टू प्लस NCP प्लस NCV dt, dtn, तो कह सकते हो Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, या कहें Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। इसको क्या कहते हैं? Mayor's relation। मेयर्स रिलेशन। ये मेयर्स रिलेशन होता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और Cp CV का जो रेशियो होता है, Cp बाई CV का रेशियो, इसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं? गामा। दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बताओ Cp ज्यादा होगा कि CV? अब देख सकते हो Cp माइनस CV करने पे R आ रहा है, गैस कांस्टेंट, इसका मतलब Cp विल बी ग्रेटर देन CV। भाई Cp क्या हुआ कि 1 डिग्री टेम्परेचर भी राइज हुआ गैस का, वर्क भी उसने किया, तो जो हीट चाहिए होगा ज्यादा चाहिए होगा, और CV क्या हुआ कि वर्क वो जीरो कर रहा है, केवल टेम्परेचर गैस का वर्क जीरो कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए, 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए, दैट इज CV। और 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए, प्लस जो वो वर्क करेगा, दोनों का जो सम होगा, दैट विल बी Cp। समझ में आई बात बेटा सबको? बोलो। यस Yes, sir. तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा। हम यहाँ पे अब रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन Cp, CV एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें भी रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन Cp, CV एंड F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बात बताओ, कल हमने बताया था कि n मोल गैस है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, उसका टोटल एनर्जी ये होगा। और उसी गैस का हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में अगर हम बात करें तो कहोगे NCVT, वही एनर्जी इसका कहोगे ना, T टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV है। यस सर। बोलो। Yes, या sir। हम, या इसको ऐसे लिखो, या कह सकते हो
इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एनर्जी, तो डेल्टा टी इंक्रीज कह दोगे तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, एन एन कैंसिल हो गया, तो सीवी क्या आ गया, एफ आर बाई टू, आर इज गैस कांस्टेंट, सीपी क्या आ गया, सीवी प्लस आर, तो सीपी लिखोगे सीवी एफ आर बाई टू प्लस आर, इसको कह दोगे एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ये हो गया सीपी, हुआ ना। Yes, sir. और गामा अगर कह दें गामा सीपी बाई सीवी, तो कहोगे एफ बाई टू प्लस वन आर अपॉन एफ आर बाई टू, इसको लिख सकते हो एफ प्लस टू आर अपॉन, सॉरी आर आर कैंसिल हो जाएगा, बाई एफ, ऐसे लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो ना बेटा, आर आर कैंसिल हो यस सर। जाएगा, एफ प्लस टू बाई एफ, क्लियर बिल्कुल, Yes. बोलो बेटा। Excuse me, sir. हाँ जब हमने मेयर्स रिलेशन निकाला तो पहले वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वहां से हाँ, हमने इंटरनल एनर्जी ले ली, और जब हम दूसरे केस में बात करें तो वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना। नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो एनर्जी हमने दिया सिस्टम को, जो दिया वो दो पार्ट में स्पेंड हुआ, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाया 1 डिग्री, टेम्परेचर भी बढ़ाया ना कांस्टेंट प्रेशर पे, Yes, sir. प्लस प्लस वर्क भी किया, तो dq इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, जो था डी डब्ल्यू प्लस डी यू, 1 मोल गैस के लिए अगर हम कहें 1 डिग्री राइज के लिए, तो डी डब्ल्यू प्लस डी यू की वैल्यू आ गई एन सी पी डी टी, आ गया ना। Yes, sir. और जो डी यू है कांस्टेंट वॉल्यूम जब लिया गया, तो जो एन सी वी डी टी था तो डी यू के बराबर होगा, वो हमने बराबर रख दिया एन सी वी डी टी के, इसीलिए तो हम रिलेशन डेवलप कर पाए सीपी और सीवी में, नहीं तो हम यहाँ पे खाली लिखते, ये इसको डी यू लिख सकते थे ना बेटा, इसको हम डी यू लिख सकते थे, ध्यान देना, इसको डी यू कहते, इसको डी डब्ल्यू कहते, और ये सही था। अब ये हम डी यू को हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में हमने लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए था, और वर्क डन को हमने क्या लिखा, ये तो लेफ्ट साइड बेटा इन दोनों का सम के बराबर था ही, हाँ सर। तो इसको हमने पीडीवी को क्या किया, जो डी डब्ल्यू था उसको हमने पीडीवी लिखा, पीडीवी लिखा तो इसलिए लिखा क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए था, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से रिलेशन डेवलप करने के लिए सीपी सीवी में रिलेशन चाहिए था, इसीलिए ऐसा किया गया। समझ में आई या कुछ कंफ्यूजन है, बोलो बेटा। आ गया सर। बोलो बोलो। आ देखो गया सर। हाँ ठीक, किसी को भी कहीं कुछ बेटा लग रहा है पूछो तुरंत, ठीक है। तो ये हो गया गामा। अब यहाँ पे हम चार्ट बना देते हैं, लिख लो गामा को और भी कह सकते हैं 1 प्लस, गामा को ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 2 अपॉन एफ, या एफ प्लस 2 बाई एफ लिख दो, ठीक है। क्लियर बेटा सबको। यस सर। अब यहाँ पे ये तुम्हें एकदम टिप पे होना चाहिए, क्या जो भी यहाँ पे बनाने जा रहे हैं चार्ट, देखो इसको लिखो, यहाँ पे लिखो मोनोटॉमिक, एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा वो डायटॉमिक हो जाएगा, जैसे CO2 बताया था ना बेटा। यस यस सर। यहाँ पे लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिखो सीवी, इसको लिखो सीपी, इसको लिखो गामा, गामा होगा सीपी बाई सीवी। मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहोगे, डायटॉमिक का 5 कहोगे, पॉलीएटॉमिक का 6 कहोगे।
CV क्या हो गया बेटा, अभी डिराइव किया है FR/2, बोलो 3R/2, 5R/2, यहाँ हो जाएगा 3R, हुआ ना? बोलो बेटा। यस सर। CP क्या रहा, F/2 + 1 × R, तो क्या हो जाएगा F/2, इसको हम लिखते रहे यहाँ पे, F/2 + 1 × R, CV रहा FR/2। अब यहाँ पे 3 है, 3/2 + 1R, तो CP क्या आ जाएगा 5R/2, ये कितना आ जाएगा 7R/2, ये कितना हो जाएगा 4R, गामा हो जाएगा CP/CV 5/3, इसको कह सकते हो 1.67, 7/5 लिखो या 1.4 कहो फॉर डायटोमिक गामा की वैल्यू, पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3, 1.33। ठीक है बेटा। तो कभी डायटोमिक, मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, आर्गन कहा जाए तो हम आर्गन गैस की बात किया जाए तो मोनोटॉमिक हो जाएगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कहोगे, CV की वैल्यू 3R/2, CP की वैल्यू 5R/2, गामा 5/3, ये अंडरस्टूड है। क्लियर यहाँ तक की बात? यस सर। अब लिखो, थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाए। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए 1 मोल मोनोएटॉमिक is mixed with X mole diatomic at constant temperature, okay? If gamma mixture is given, if gamma mixture is 19/13, find X की वैल्यू बता दो, क्या करोगे? बोलो बेटा। ये सब जेईई मेंस का ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। बोलो बेटा, 1 मिनट टाइम लो, सोचो। गामा मिक्सचर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम 1 मोल मोनोएटॉमिक है, X मोल डायटोमिक है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहले क्या किया जाए बेटा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बोलो। यहाँ पे देखो, और F की वैल्यू मिल जाएगी ना, मोनोटॉमिक और डायटोमिक है तो F की वैल्यू। मोनोटॉमिक डायटोमिक का दिया हुआ 1 मोल मोनोटॉमिक, X मोल डायटोमिक इज मिक्स्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 1 मोल मोनोटॉमिक है, X मोल डायटोमिक है, इट हैज बीन मिक्स्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। गामा मिक्सचर दिया है 19/13, पूछा जा रहा है X की क्या वैल्यू होगी? एनर्जी इक्वेट कर देंगे। एनर्जी के लिए बेटा हमें CV चाहिए, N1 CV1, हम कह सकते हैं टेम्परेचर T प्लस 2 गैस अगर मिक्स किया जाए सेम टेम्परेचर पे तो N1 + N2 इंटू CV मिक्सचर इंटू T, यही तो कहेंगे बेटा। सर NFRT/2 से भी कर सकते हैं ना, NFRT/2 से इक्वेट कर दें। तो बेटा गामा मिक्सचर दिया है तो उससे कैसे F मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करोगे? वही बात हो गया, CV मिक्सचर चाहिए होगा या तो डिग्री ऑफ सर फ्रीडम अगर ऑफ, हमें गामा पता है तो हम F निकाल सकते हैं ना मिक्सचर का। कैसे निकालोगे? तो गामा इक्वल्स टू F+2/F। बिल्कुल लिख सकते हैं। F की वैल्यू निकल गई ना तो फिर सॉल्व कर सकते। बिल्कुल लिख और सकते सर हैं। इंडिविजुअल F तो हमको पता ही है, हाँ मोनोटॉमिक और बिल्कुल डायो। पता है, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। यहाँ से भी लिख सकते हैं। एक तो हमें मेयर रिलेशन भी पता लग गया, देखो CP मिक्सचर, ध्यान देना, अपॉन CV मिक्सचर, वैसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 19/13, और एक CP मिक्सचर माइनस CV मिक्सचर इज इक्वल टू R। फर्स्ट और सेकंड से बेटा
सीवी मिक्सचर लिख सकते हो, यही तो चाहिए था हमें, बोलो। यस सर। सीवी मिक्सचर कितना आ जाएगा? बोलो। 13/6 आ रहा, आई थिंक तो। देखो इन दोनों सॉल्व करोगे 13/6 आ रहा जाएगा। अब उसके बाद फिर फर्स्ट डैश में वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट डैश। ये देखो फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा कि नहीं बेटा? यस सर। फर्स्ट डैश से N1 कितना 1 मोल, मोनोटाइमिक है, CV हो गया 3R/2, टेम्परेचर T है, N2 हो गया x मोल, CV2 डायटामिक है 5R/2, T हो गया 1 + x हो गया, CV मिक्सचर हो गया 13/6R, तो R कैंसिल हो गया, और इसको लिख सकते हो T कैंसिल हुआ, तो ये लिख सकते हो बेटा 3 + 5x = 1 + x × 13/3, 9 + 15x = 13 + 13x, 2x = 4, x की वैल्यू हो गई 2। आ गया ना? इसका मतलब डायमेट्रिक का 2 मोल हो गया जो मिक्स हुआ। उससे भी करना, ठीक है बेटा? यस सर। अब इसको भी लिख लो एक होमवर्क में। 1 मोल मोनोटामिक, 1 मोल मोनोटामिक प्लस 2 मोल डायटामिक, डायटामिक प्लस 3 मोल पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक is mixed at temperature T. Find gamma mixture. गामा मिक्सचर कैलकुलेट करना, ठीक है? यस सर। तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? सीवी मिक्सचर। क्या करोगे? सीवी मिक्सचर। सीवी में तो फिर सीपी मिक्सचर माइनस सीवी मिक्सचर आ जाएगा, लिख लोगे ना बेटा? यस सर। सीवी मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा N1 CV1 मोनोटामिक का 3R/2 T प्लस N2 5R/2 T प्लस N3 3RT = N1 plus N2 plus N3 CV मिक्सचर इंटू T, यहाँ से CV मिक्सचर आएगा, फिर CP मिक्सचर माइनस CV मिक्सचर = R लिखोगे, फिर गामा मिक्सचर जब बात आएगी तो CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? लिख लो 43/31, 43/31, ठीक है बेटा? यस सर। अब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस अब कल ही स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वही मेन प्रोसेस तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, उनका रिजल्ट डायरेक्टली यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, यही सब जो भी रहेगा, वर्क डन, हीट टेकन, इफिशियंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। इस पे एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आता है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे। तो ये जो आज बताया, तो इसमें तो कहानी ज्यादा है, लेकिन लर्न कर ले, ये सब मालूम रहे, वहां पे डिराइव ना करना कि सीपी मिक्सचर कितना होगा, सीवी मिक्सचर कितना होगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोनोटामिक, डायटामिक, पॉलीएटॉमिक। और एक आध चीज और है, कहोगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी याद दिलाना, बता दूंगा। वैसे आता नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन तब भी बच्चे कहीं देख लेते सोचते हैं कि सर ने नहीं बताया, तो इसलिए मैं उसको बता दूंगा। बहुत हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोशन आल्सो टेकन इन अकाउंट, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे निकालते हैं
मोनोटॉमिक डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक के लिए व्हेन वाइब्रेशनल मोशन इज आल्सो टेकन इन अकाउंट, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, 100 200 300 डिग्री भी नहीं होता, लेकिन वो भी बता दूंगा कल याद दिलाना, क्योंकि ये रहे कि मालूम सब रहे, मतलब ज्यादा मालूम रहने से कॉन्फिडेंस रहता है और वो दूसरे वे में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, यस सर। तो बात क्या स्टार्ट किया जाए। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कल हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर देंगे जितने भी हैं, तो ऑलमोस्ट सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर रिवाइज करा देंगे।